वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज एकता सोनी और आज की वीडियो हमारी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्लास 12th का ये चैप्टर है, उसका एनसीईआरटी सोल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता है कि सारे के सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी सोल्यूशंस आई एम प्रोवाइडिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल, ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि नीट के एग्जाम के लिए जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जितने एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, जितने पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, उतने ये भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी सोल्यूशंस। बिकॉज ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको थ्योरी में प्रोवाइडेड नहीं होती हैं, एमसीक्यूज में भी शायद आपको ना मिले, लेकिन वो सब चीजें आपको एनसीईआरटी सोल्यूशंस में भी मिल जाती है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है जो सोल्यूशंस, जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं वहां पर पूछी गई होती हैं। तो वहां से काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन तुमसे पूछ ले। ठीक है, सो चलिए बच्चों स्टार्ट कर देते हैं। आज का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन छोटी सी क्लास रहने वाली है, आधे घंटे की, तो प्लीज डू नॉट मिस एनी क्वेश्चन। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये और आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, लिस्ट द एट्रीब्यूट्स दैट पॉपुलेशन पोजेस बट नॉट इंडिविजुअल। मतलब ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो पॉपुलेशन के पास है बट इंडिविजुअल्स के पास नहीं है। मतलब एक बंदे के पास नहीं है बट एक पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उसके पास होता है। तो ऐसे कौन से एट्रीब्यूट है? सबसे पहले बोले नेटेलिटी। नेटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी का मतलब क्या होता है यार? आपको पता है कि जो जन्म दर होती है कि कितने लोग जन्म रहे हैं, है ना। और मॉर्टेलिटी का मतलब कितने लोग मर रहे हैं, मृत्यु दर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये जब रेट निकाली जाती है ना, तो रेट हमेशा और हमेशा बहुत सारे लोगों के बीच में निकाली जाती है। कोई एक इंसान की नेटेलिटी और मॉर्टेलिटी हम नहीं बोल सकते हैं। एक इंसान या तो मरेगा या तो जिएगा, दो ही चीजें हो सकती है। बट कभी भी उसकी रेट नहीं निकाल सकते कि इतने टाइम के अंदर इतने इंसान मर गए, है ना। तो उसकी नेटेलिटी क्या है, मॉर्टेलिटी क्या है, वो अपन निकाल नहीं सकते हैं। वो अपन सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन में निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल्स पे नहीं निकाल सकते हैं। नंबर 3, ग्रोथ फॉर्म्स। जितने भी तरीके से ग्रोथ होती है ना। एक इंडिविजुअल की अलग तरीके से, एक इंसान होता है उसका मेंटली ग्रो होना, फिजिकली ग्रो होना वो अलग होता है। बट एक अगर पॉपुलेशन देखे तो उसके ग्रोथ फॉर्मेट्स बहुत अलग अलग होते हैं। अलग अलग वे में पॉपुलेशन पूरी ग्रो होती है, एक पूरा ग्रुप अलग अलग तरीके से ग्रो होता है। तो ग्रोथ फॉर्म्स चेंज हो सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज हो सकती है क्योंकि पॉपुलेशन में ही काउंट करी जाती है। पॉपुलेशन डिस्पर्जन, पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन शो हो सकता है कि मान लो एक इंसान है कि उसकी तो पर्टिकुलर एज होती है कि यार 25 ईयर का है, 35 ईयर का है। बट एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो जाता है कि कितने इंसान हैं जो इस वाले एज क्राइटेरिया में आते हैं, कितने इंसान इस वाले एज क्राइटेरिया में आते हैं। तो वो पर्टिकुलर एज डिस्ट्रीब्यूशन एक वो पॉपुलेशन में होता है। एंड लास्ट वन इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो एक इंसान में नहीं देख सकते हैं। एक इंसान या तो लड़का है या तो लड़की है ना। उसका तो सेक्स जो है वो बिल्कुल फाइनल है, फिक्स्ड है। बट एक पॉपुलेशन यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें तो वहां पर कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे, तो उनका सेक्स रेशियो अलग निकल सकता है। इसलिए सेक्स रेशियो हमेशा ग्रुप में यानी पॉपुलेशन में निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली डबल इन साइज इन 3 years, व्हाट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब आपसे रेट ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपका एक पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली डबल हो जाता है, मतलब इतना ग्रो कर रहा है, इतना ग्रो कर रहा है कि 3 साल के अंदर वो डबल हो जा रहा है। कि मान लो 100 लोग थे पहले एक पॉपुलेशन में, बट जैसे ही 3 साल गुजरे, 3 साल के बाद में वो इतना ज्यादा ग्रो हुआ कि वो डबल हो गए, 100 से 200 हो गए। तो 200 हो गए तो अब इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। तो बेटा जी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस पॉपुलेशन विल बी टुवर्ड्स मैक्सिमम। ये कभी भी इस ग्राफ के अंदर देखेंगे तो इंट्रिंसिक रेट जो होती है वो हमेशा और हमेशा मैक्सिमम रहेगी इंक्रीज की। क्योंकि आपको पता है कि 3 साल के अंदर अगर डबल हो जा रही है तो कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। तो इंट्रिंसिक रेट जो होगी वो हमेशा और हमेशा मैक्सिमम की तरफ ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट अगेंस्ट हर्बीवोरी। तो यार देखो आपके पास में जो प्लांट होते हैं वो प्लांट जो हर्बीवोरस होते हैं, ऐसे एनिमल्स है जो प्लांट खाने आते हैं, तो प्लांट अपने आप को कैसे बचाए, कैसे उनसे सेव करे ताकि वो उन्हें खा ना पाए। तो ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है जो प्लांट अपनाते हैं ताकि वो हर्बीवोरस उन्हें खा ना पाए। तो यार ऐसे बहुत सारे डिफेंस मेजर्स होते हैं जो एनिमल्स लेते हैं अगेंस्ट देयर प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स उनको बोलते हैं जो मार के खा जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए काफी सारी चीजें करते हैं। सबसे पहले तो बेटा वो टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, जहर उगलते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें टॉक्सिन होता है, वो टॉक्सिन जब रिलीज होगा
तो ऑब्वियस ही बात है कि वो उस टॉक्सिन वाले प्लांट को तो कोई एनिमल नहीं खाएगा, क्योंकि अगर उस कोई भी एनिमल उस टॉक्सिन वाले प्लांट को खा रहा है दैट मीन्स कि उस एनिमल की भी मौत हो सकती है। तो ये कुछ आपके पास में होते हैं पॉइजन और टॉक्सिन के नाम भी दिए हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर। मॉर्फिन जैसे होता है, ओपियम पॉपी एक नाम का प्लांट होता है, वो मॉर्फिन सिक्रीट करता है। मॉर्फिन इज अ ड्रग, है ना। निकोटिन प्रोड्यूस्ड बाय द टोबैको प्लांट, तंबाकू का प्लांट होता है, वो निकोटिन जैसा एक केमिकल सिक्रीट करता है। तो ये केमिकल्स को खाने के लिए कभी भी एनिमल्स आते नहीं है, इसीलिए वो प्लांट अपने आप को बचा लेते हैं, सेल्फ डिफेंस उनका हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज केमिकल्स और कौन कौन से ऐसे डिफेंस मेजर्स हैं जो प्लांट लेते हैं। सबसे पहला यार कि जरूरी नहीं है कि हर एक प्लांट केमिकल रिलीज करे, हो सकता है कि कुछ प्लांट तो वो अपना फिजिकली मॉडिफाई कर लेते हैं खुद को, कि मान लो एक प्लांट है बहुत ही ज्यादा मतलब एक प्लांट है जिसको हर्बीवोरस खाने के लिए आ रहे हैं, मतलब एनिमल्स उसको खाने के लिए आ रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसा कोई टॉक्सिन या केमिकल रिलीज करे जिसको खाकर वो एनिमल खुद ही मर जाए और वो प्लांट मतलब ज्यादा उस प्लांट को वापस आगे ना खाया जाए, है ना, वो बच जाए प्लांट। तो ये एक डिफेंस हो सकता है। दूसरा डिफेंस ये हो सकता है कि अगर ये कोई केमिकल सिक्रीट नहीं कर रहा है तो दूसरा ये पार्ट ये कर सकता है कि भैया ये फिजिकली अपने आप को मॉडिफाई कर ले। तो फिजिकली मॉडिफाई करने के अंदर बेटा जी ये स्पाइंस लगा लेगा, कांटे लगा लेगा, है ना। इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां नहीं रहेंगी, ये पत्तियां जो होती है बेटा जी कांटे के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी ऐसे। तो कांटे को खाने के लिए तो इतने बावड़े तो है नहीं वो कि एनिमल्स की कांटे को खाने के लिए आएंगे, तो कांटे को तो नहीं खाएंगे। इसीलिए जो स्पाइंस होते हैं, मॉडिफाइड लीव्स जिसको हम बोलते हैं स्पाइंस, है ना, उनको खाने के लिए ये नहीं आते हैं। स्टेम होता है प्लांट का, लीफ होती है ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं थॉर्न्स में और स्पाइंस में। याद रखिएगा कांटे जो होते हैं बेटा, जैसे स्पाइंस अगर अपन बात करते हैं तो स्पाइंस किसको बोलते हैं, जब लीफ मॉडिफाई हो जाती है तो इसको बोलेंगे मॉडिफाइड लीफ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं पे बेटा थॉर्न की, थॉर्न्स जो होते हैं वो कांटे होते हैं, ये भी कांटे होते हैं, बट ये मॉडिफाइड लीफ नहीं होती है, ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। स्टेम मॉडिफाई होकर थॉर्न बनाता है। तो कुछ इस तरीके से। साथ ही में सिलिकेटेड एजेस की लीफ बनती है, इस लीफ को भी नहीं खा सकते कि यहाँ पर पास पास में सिलिका जमा हो जाती है तो इसको भी नहीं खा पाते हैं। शार्प लीफ होती है, शार्प एजेस होते हैं इसके, तो इसको भी नहीं खा पाते हैं, इसीलिए हर्बीवोरस से बच भी जाते हैं। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी हेल्प से वो प्लांट्स जो है खुद को बचा लेते हैं हर्बीवोरस को खाने से। आगे बात करते हैं। ऑर्किड प्लांट इज ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, एक मैंगो ट्री के ऊपर ऑर्किड प्लांट ग्रो कर रहा है। हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्किड एंड द मैंगो ट्री। मतलब ऑर्किड आराम से मैंगो ट्री पे आराम से उग रहा है, ग्रो कर रहा है, आप इस इंटरैक्शन को कौन से इंटरैक्शन बोलेंगे। आपके एनसीईआरटी में बहुत तरीके की इंटरैक्शंस दी हुई है, तो ये कौन सी टाइप की इंटरैक्शन है। तो यार एक ऑर्किड प्लांट अगर ग्रो कर रहा है मैंगो के ऊपर, इट इज कॉल्ड द एपीफाइट। सबसे पहले ये एक ऐसा पौधा है जो एपीफाइट कहलाएगा। एपीफाइट का मतलब होता है, एपी मतलब ऊपर, फाइट मतलब प्लांट। एक प्लांट ऐसा जो दूसरे प्लांट के सहारे से ऊपर उठ रहा है और दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है, ठीक है, एपीफाइट्स होते हैं। तो ये हो गया। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड द कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि यार देखो कमेंसलिज्म में ऐसा होता है कि एक को तो फायदा होता है और दूसरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब तुम मुझ पे ग्रो भी कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना मुझे नुकसान कर रहे हो ना तुम मुझे फायदा कर रहे हो, मैं न्यूट्रल हूं, तुम्हें फायदा हो रहा है मुझसे, दैट इज अनदर थिंग। तो दो इंटरैक्शन के अंदर दो लोग होते हैं और दोनों लोगों में अगर एक को फायदा हो रहा है और एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना फायदा ना नुकसान हो रहा हो, तो वो कमेंसलिज्म कहलाता है। तो ये वाली चीज होती है जहां पर मैंगो ट्री, जिस मैंगो ट्री के ऊपर ये ऑर्किड प्लांट उग रहा है, इस मैंगो ट्री को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इस मैंगो ट्री के ऊपर ऑर्किड प्लांट जो है वो उगेगा, तो ऑर्किड प्लांट जो है उसको फायदा हो रहा है, दैट इज वो मैंगो ट्री के ऊपर उग रहा है। इसीलिए जो है ये कमेंसलिज्म कहला है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब ऑर्किड ग्रो करता है ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री के ऊपर तो उसको ज्यादा लाइट मिलती है, more light to grow and also the mango is not harmed in any way, किसी भी वे में आपको इसको affect नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो commensalism can be defined as an interaction between two animals, two plants, any species that habitually lives together in which one species benefit from the association while the other is not significantly affected। दूसरी नहीं affected है पर पहली वाली को फायदा हो रहा है। So that's how we can tell। आगे चलते हैं। What is the ecological principle behind the biological control method of managing with pest insects। या ecological principle क्या है कि अगर मान लो तुम biological control कर रही हो,
पेस्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ मैनेजिंग विथ पेस्ट इंसेक्ट्स। जो भी इंसेक्ट्स आते हैं उसको मारने के लिए, जो पेस्ट इंसेक्ट्स आते हैं उनको मारने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यूज कर रहे हो, तो क्या उसके पीछे इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है? तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोलॉजिकल मेथड ऑफ मैनेजिंग विद द पेस्ट इज प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप एक्चुअली में क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। आपको पता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड हम पेस्ट इंसेक्ट्स पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं? भाई कोई इंसेक्ट यहाँ पर है या कोई पेस्ट इंसेक्ट है, वो हमारी फसलों को खराब कर सकता है। इसको मारने के लिए या तो मैं केमिकल का छिड़काव करूंगी, बट केमिकल का छिड़काव करने से नुकसान ये हो सकता है कि जो बाकी के आसपास के जो पौधे हैं जिनके ऊपर शायद पेस्ट इंसेक्ट नहीं है, तो उसको तो नुकसान हो सकता है ना। अगर मैंने उसके ऊपर कुछ केमिकल छिड़का तो वो केमिकल एक से जगह पे दूसरी जगह जा सकता है, और हो सकता है कि पानी के साथ में बारिश आए और बारिश के साथ में पानी के साथ में वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए और वो केमिकल बाकी के पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाते। तो ये चीज हम नहीं करेंगे कि एक को मारने के चक्कर में हमने तो सबके ऊपर ही केमिकल छिड़क दिया। केमिकल्स तो कभी भी हमारे लिए अच्छे होते ही नहीं है ना, इसीलिए हम केमिकल्स का यूज ना करते हुए हम यहाँ पर प्रेडेटर्स का यूज करते हैं कि भाई अगर यहाँ पर जो पेस्ट इंसेक्ट है जिसको मुझे मारना है, क्यों ना मैं इसके ऊपर केमिकल छिड़कने की बजाय इसके ऊपर उसका अटैक करवा दूं जो इसको खा सकता है। यानी कि इसको खाने वाला कौन है? प्रीडेटर, शिकारी इसका है ना। शिकारी आएगा, शिकार करेगा, ये इसका शिकार खा जाएगा इसको पकड़ के। तो प्रीडेटर को लेकर आऊंगी, प्रीडेटर अपने प्रे को खाएगा, ये होता है इसका प्रे। प्रे मतलब शिकार है इसका और ये शिकारी है, तो इसको खा जाएगा तो इससे बाकी के पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और ये आसानी से इंसेक्ट फ्री मतलब पेस्ट इंसेक्ट फ्री प्लांट भी बन पाएगा। तो इस वजह से हम इसको कर सकते हैं प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप के बेसिस पे। तो दिस इज द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड इट। ओके, आगे चलते हुए डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। देखो यार इतना सिंपल सा है ये। मैं मान लो कि तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं कि ये एक इंसान है ए, है ना। चलो ये नहीं करते हैं, मान लेते कि ये यार ह्यूमन है, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स हैं। हमारे ह्यूमन बींग्स कितने सारे हैं ना, अलग अलग टाइप के, राजू बबलू ये वो जो भी हैं, है ना, जितनी भी लड़के लड़कियां सब लोग ह्यूमन बींग के अंडर ही आते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि ह्यूमन बींग्स में लड़के और लड़कियों को अलग अलग किया गया है। ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींग्स, जस्ट बॉय हो या गर्ल उससे फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमन बींग्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन बींग्स आते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। ये लो ये ग्रुप बन गया, ठीक। अब मैंने क्या किया, मेरे पास में यहाँ पर एक ह्यूमन बींग की स्पीसीज आई, ठीक। उसके बाद में बेटा जी मेरे पास कैट की स्पीसीज आई, मेरे पास बर्ड की स्पीसीज आई, मेरे पास फिशेस की स्पीसीज आई, है ना। स्पीसीज का मतलब फिशेस 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 का ग्रुप, बर्ड का ग्रुप, ह्यूमन का ग्रुप, कैट का ग्रुप, इनका ग्रुप आके मैंने इन सबको एक कमरे में बंद कर दिया। तो इनके अलग अलग ग्रुप जब आके एक में कॉमन हम उसको कॉमनली ट्रीट करते हैं तो वो हो जाता है कम्युनिटी। इट इज अ कम्युनिटी, ठीक है, इट इज अ कम्युनिटी। बट पॉपुलेशन होता है दिस, पॉपुलेशन है एक सिंगल स्पीसीज। ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग, दिस इज द वन पॉपुलेशन, दिस इज द सेकेंड पॉपुलेशन, थर्ड, फोर्थ, ये पॉपुलेशन 4 है बट कम्युनिटी 1 है, क्योंकि कम्युनिटी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन का ही ग्रुप होता है, ठीक है। आई होप आई एम सो क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। सबसे पहले कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म मैंने आपको अभी भी बताया कि एक ऐसा इंटरैक्शन जिसमें एक एनिमल को या एक प्लांट को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो प्लस और जीरो वाला कंडीशन होता है, उनके बीच में वही इंटरैक्शन चलता है। दिस इज कॉल्ड द कमेंसलिज्म। ओके, ये कमेंसलिज्म के लिए एग्जाम्पल आपको देना है, जिसको आप बता सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ह्यूमन बीइंग की, उसके अंदर एक बैक्टीरिया इस्चेरिशिया कोलाई रहता है। हमारी लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया ई कोलाई रहता है, वो हमारे डाइजेशन में काफी हेल्प करता है। तो ई कोलाई हमें तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हमें तो फायदा ही पहुंचा रहा है, जबकि ई कोलाई को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ई कोलाई वहां रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट आपको फायदा पहुंचा रहा है। दैट मीन्स कि आपको फायदा हो रहा है बट उसको कोई नुकसान या फायदा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि वो कमेंसलिज्म होता है। इसी के साथ में बात करें तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब होता है यार एक आपको फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। कि मान लो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका ये है कि जब बालों में जुएं पड़ जाती है ना, बालों में जब जुएं पड़ती हैं तो वो जुएं यानी कि लाइस या लीस जो भी बोलना चाहो, वो जो जुएं होती है वो करती क्या है, आकर आपका जो ब्लड होता है उसको सक करती हैं। तो वो अपना न्यूट्रिशन ले रही है, वो अपने आप को फायदा पहुंचा रही है कि मुझे खाना मिल जाएगा,
पर तुमको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। तो वो अपना फायदा कर रही, तुमको नुकसान कर रही है, तो तुम्हें नुकसान होने के अंदर तुम नेगेटिव वाली कैटेगरी में आ गए, वो पॉजिटिव वाली में आ गई, तो उसको फायदा हुआ, तुम्हें नुकसान हुआ, इट इज कॉल्ड द पैरासिटिज्म। बट सेम थिंग आपको प्रेडेटर वाले में भी होती है। प्रीडेटर और पैरासिटिज्म में फर्क यही होता है कि प्रीडेटर वाला जो होता है उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि प्रीडेटर जो होता है, शिकारी जो होता है, वो शिकार को खाता है, तो शिकार की तो मौत हो रही है, तो उसको तो नुकसान ही हुआ ना, लेकिन शिकारी उसको खा रहा है, वो अपना खाना ले, उसको पॉजिटिव आ जाएगा, इसका नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए वो हो जाता है। बस वही है कि इन दोनों में फर्क क्या है। फिर इन दोनों में फर्क इतना है कि प्रेडेटर वाले में एक इसको मार के खाया जाता है, ठीक है, और पैरासिटिज्म के अंदर मार के नहीं खाया जाता। जुएं क्या हमें मार के खा जाती है क्या? नहीं, हमारी मौत थोड़ी ना हो जाती है जुएं बालों में पड़ने से, वो तो निकल भी जाती है, लेकिन वो जुएं हमारा ब्लड सक करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारी मौत नहीं करती। जबकि शिकारी जो आएगा ना, वो मौत करेगा सीधी, ठीक है। तो बिना मारे बिना ही आपको नुकसान पहुंचाएगी, दैट मीन्स द पैरासिटिज्म। और पैरासिटिज्म यार आपको पता ही, मैंने जुओं वाला एग्जांपल दिया, ये भी आप बता सकते हैं। साथ ही में देखिए यहाँ पर लीस का एग्जांपल है, बैक्टीरियाज, प्रोटोजोन्स, फंजाई, ऐसे बहुत सारे जो हमारे ह्यूमन बीइंग की बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि हमें मारते नहीं, बट हमें नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। आगे कॉन्फ्लिक्ट जो होती है, ये क्या होता है, ये बेटा हाई डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन एन एनिमल्स एंड इट्स विजुअल एनवायरनमेंट, मतलब उसकी विजुअलिटी जो होती है एनवायरनमेंट के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है, काफी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि अगर आपने इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा हो, तो आपको पता है कि वहां पर ना एक बताया जाता है, बटरफ्लाई वाला एग्जांपल आता है वहां पर कि जो पोल्यूशन नहीं हुआ करता था उस टाइम पर, पेड़ जो थे ना वो ऐसे काले भी नहीं हुआ करते थे, तो जब वहां पर लाइकेन उगा करते थे, और जहां पे बटरफ्लाई वाला एग्जांपल आई गेस है ना, जो भी है, तो वो अच्छे से मतलब छुप जाते थे उसके अंदर, क्योंकि पेड़ जो होते थे ना, वो भी पोल्यूशन नहीं हुआ करता था, तो वहां पे कालिख नहीं जमती थी, प्रदूषण की, पोल्यूशन की, तो कालिख नहीं जमती थी, इस वजह से वो वाली तितलियां दिखती नहीं थी, है ना, लेकिन उसमें ही छुप जाती थी। लेकिन जैसे पोल्यूशन आया तो ये ब्लैक कलर का होने लग गया पेड़, अब इसके ऊपर जो तितलियां व्हाइट कलर वाली थी, अब ये छुपेंगी नहीं, ये तो हाईलाइट होकर और दिखेंगी, तो ये चली जाएंगी। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है सिमिलैरिटी बिटवीन द एनिमल एंड उसका एनवायरमेंट। तो अगर ये व्हाइट कलर की तितली इस व्हाइट कलर के ही प्रदूषण से पहले, पोल्यूशन से पहले, इस व्हाइट कलर के पेड़ के ऊपर आराम से छुप जा रही थी, दिख ही नहीं रही थी, इट इज कॉल्ड द कॉन्फ्लिक्ट। ये सिमिलैरिटी है उस एनिमल की, तितली की, और उस पेड़ की, है ना, सिमिलैरिटी होती। तो फॉर एग्जाम्पल, बर्ड विथ नेक्स एंड हेड्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स आर नॉट इजिली रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एनिमीज अंडर दी सर्टेन कंडीशन। तो जिनके ऐसे बर्ड्स होते हैं ना, जिनके नेक और हेड जो होता है कॉन्ट्रास्टिंग कलर का होता है, तो हम इसको इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाता है बेटा जी कॉन्फ्लिक्ट, है ना, इस तरीके से बता सकते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है भाई जैसे तुमको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा, कुछ इस तरीके से म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है ना, कि तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा, वो वाला सीन होता है। तो यहाँ पर बेटा जी जैसे आप देख सकते हैं म्यूचुअलिज्म के अंदर तो काफी सारे एग्जाम्पल, ऐसे लाइकेन भी आप देखेंगे, लाइकेन एग्जाम्पल होता है म्यूचुअलिज्म का। लाइकेन के अंदर जो एल्गी होती है और जो आपकी फंगस होती है ना, वो दोनों ही क्या करती हैं, फंगी को सिर्फ और सिर्फ खाना चाहिए होता है, वो एल्गी प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती है। बट एल्गी को और भी सारे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे मिट्टी से भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, एल्गी को रहने के लिए शेल्टर भी चाहिए होता है, तो ये सारी चीजें फंगी प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें फंगी प्रोवाइड कर देगा और फंगी को खाना एल्गी प्रोवाइड कर देगा, तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में म्यूचुअलिज्म ही होता है। एंड इसके बाद इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब होता है ये आपका इंटरेक्शन होता है दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, कि मान लो एक कैट की स्पीसीज और एक ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के अंदर, दैट शेयर सम एनवायरमेंटल रिसोर्स व्हेन दिस इज नॉट शॉर्ट सप्लाई। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन ऑफन रिजल्ट इन द डोमिनेंस वन स्पीसीज ओवर अदर। हो सकता है कि ये दो स्पीसीज के अंदर से, हो सकता है ह्यूमन बीइंग कैट के ऊपर ज्यादा डोमिनेंट पड़ जाए। मतलब जब भी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, जब भी दो स्पीसीज पार्टिसिपेट करती है उस कंपटीशन में, तो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के ऊपर डोमिनेंट हो सकती है।
जैसे कि आप देखेंगे पैरामीशियम की स्पीसीज होती है ना, एंड आपके पास में एंड पी ऑरेलिया, ऑरेलिया की होती है जेलीफिश, है ना। तो पैरामीशियम एंड ऑरेलिया के पास में जब इनकी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है, तो इनके पास में पता होता है कि यार क्लोज कंटेनर, उसमें खाना फिक्स्ड अमाउंट में पड़ा हुआ है। अब उस फिक्स्ड अमाउंट वाले खाने को कोई एक ही जना खा पाएगा, ऐसा तो नहीं कि दोनों खा पाएंगे। तो पैरामीशियम या ऑरेलिया, इन दोनों में से जो भी ताकतवर होगा, जो भी डोमिनेटिंग होगा, वो आके खाना खा लेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, मर जाएगा बिना खाना खाए। तो यही होता है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा रिसोर्सेज को लेकर, एंड दो अलग अलग स्पीसीज में से उनमें से एक स्पीसीज डोमिनेटिंग कहलाएगी। ये इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होता है। आगे बात करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो होता है, आपको पता है सिग्मॉइड आता है कुछ इस तरीके का है ना। तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है। इसमें क्या होता है, एक सिचुएशन, एक नए एनवायरमेंटल कंडीशन में जो सिचुएशन होती है उसको डिस्क्राइब किया जाता है ना। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज स्लोली एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ देन इंक्रीजिंग रैपिडली। मतलब पहले धीरे धीरे एक नई स्पीसीज जब आती है एक नए एनवायरमेंट के अंदर, तो वो धीरे धीरे खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, तो वो एकदम धीरे धीरे ग्रो करती है। फिर जब वो स्टैब्लिश हो जाती है तो वो एकदम रैपिडली ग्रो करती है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। तो देखिए बिल्कुल ग्राफ बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट आ गया, तो ये ग्रो करती है एक्सपोनेंशियली। यहाँ पर मेनी पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑडली फॉलो दिस बेसिक सिग्मोइडल पैटर्न। बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इस सिग्मोइडल पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब इसी पैटर्न के अंदर वो ग्रो करते हैं। जैसे कि फ्रेश कल्चर मीडियम के अंदर अपन देखें बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया एक सिग्मोइडल शेप यानी कि एस शेप ग्रोथ कर्व दिखाता है, यानी कि वो शुरुआत में धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर एकदम से एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। जब रिसोर्सेज की कमी आएगी तब वो क्या होगा बेटा जी, तब वो स्टेबल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ग्रो करता है। तो ये एस शेप इसी वजह से यहाँ पर आता है। और कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो एक मैक्सिमम नंबर होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल होता है फॉर पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड इन अ गिवन टाइम। मतलब आपको एक केस से दिखाया जाता है। के का मतलब क्या होता है, यहाँ पर के का मतलब होता है एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल। एक पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल होगा ना, कि भाई यार इतने ही इंडिविजुअल को अपन सपोर्ट कर सकते हैं एक इस पर्टिकुलर गिवन टाइम के अंदर, इससे ज्यादा पीपल को नहीं कर सकते हैं। तो वो एक आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी नंबर, कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये कैरिंग कैपेसिटी कब शो होती है, जब पॉपुलेशन अप्रोच व्हेन अ पॉपुलेशन अप्रोचेस द एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी, है ना। तो वो एस कर्व जो होता है वो तब जाके स्टेबल होने शुरू होता है जब अपना पूरा का पूरा पॉपुलेशन एक एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाता है, कि भाई अब तो कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो गया। अब मान लो यहाँ पर आके कैरिंग कैपेसिटी रीच हो गई, तो इसके आगे अब ज्यादा नहीं ग्रो होगा, अब धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा। अब वो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। ठीक है, और वो स्टेबल हो जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी वहां पर रीच हो गई है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, कैरिंग कैपेसिटी आपकी यहाँ पर आ जाती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसके बाद में स्टेबल हो जाती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम फेज क्यों आ गया, क्योंकि अब कैरिंग कैपेसिटी आ गई है, अब इसके आगे सपोर्ट नहीं होगा, है ना। उसके बाद में देखेंगे आप यहाँ पर लैग फेज आती है। लैग फेज मतलब अर्ली फेज होती है, जब वो स्पीसीज अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है तो धीरे धीरे ग्रो होती है, फिर वो अचानक से एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है, फिर धीरे धीरे कैरिंग कैपेसिटी को रीच करते हुए वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाता है, ग्रोथ में डिक्लेरेशन, ग्रोथ कम होती है। तो दिस इज द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, एस शेप्ड कर्व होता है ये, है ना। तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन्स बेस्ट पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म को एक्सप्लेन करने वाला बेस्ट स्टेटमेंट कौन है। वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, है ना, बोथ ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिज्म को कैसे किया जाता है, पैरासिटिज्म में मैंने आपको बता दिया बच्चों मच्छर आ गया, है ना, मच्छर आ गया। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है ना, कि एक को फायदा और एक को नुकसान होता है, दैट इज कॉल्ड द पैरासिटिज्म। सो पैरासिटिज्म में वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अफेक्टेड, तो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। लिस्ट एनी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन। तो पॉपुलेशन की 3 कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया। डेंसिटी हम पॉपुलेशन के लिए निकाल सकते हैं, नेटिलिटी और बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जन्म दर एंड मृत्यु दर। डेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल बैठे हुए हैं वो अपन डेंसिटी निकालते हैं।
है ना। तो डेंसिटी एक्चुअली के अंदर पॉपुलेशन की निकाली जाती है, कभी भी ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल के निकाल लेंगे। तो ये हमेशा और हमेशा आपको पर मीटर क्यूब के अंदर दिखाई देता है। एंड साथ में बर्थ रेट की बात करी जाए तो बर्थ रेट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल बोर्न टू अ गिवन पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मान लो कि तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर मान लो तुम्हें 24 घंटे दिए गए। अब इस 24 घंटे में कितने लोग पैदा हुए हैं, कितने लोग नए पैदा हुए हैं, नॉट कितने लोग टोटल हैं अभी, कितने लोग नए पैदा हुए। मान लो कि 8 बच्चे पैदा हुए 24 घंटे के अंदर, ऑलरेडी 80 लोग थे उस 24 घंटे के अंदर, मतलब पहले से धरती के ऊपर 80 लोग थे, बट 80 के ऊपर 8 नए आए हैं। तो ये होती है बेटा जी आपकी कौन सी बर्थ रेट, और दोनों ही 24 घंटे में होनी चाहिए सेम टाइमिंग पे। ऐसा नहीं कि ये 24 घंटे का डेटा और ये 36 घंटे का डेटा, ऐसा नहीं। 24 घंटे में 8 नए आए और 24 घंटे में 80 लोग प्रेजेंट थे धरती के ऊपर, तो 80 के ऊपर 8 नए आए हैं, दैट मीन्स की बर्थ रेट इसकी हो जाएगी 0.1। तो ऐसे निकालते हैं। डेथ रेट भी ऐसे निकालते हैं कि लोग होते हैं मरे हुए लोग एक गिवन पॉपुलेशन के अंदर गिवन पीरियड टाइम के अंदर कितने लोग मर गए हैं ऑलरेडी प्रेजेंट लोगों के ऊपर। तो डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन आर एक्सप्रेस्ड बाय द स्पेसिफिक mortality which is described as a mortality population are expressed by the specific mortality which is described as a mortality for the given age group। ठीक है, तो मोर्टेलिटी डिसाइड करी जाती है कि भाई कितने लोग मर गए हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, दैट इज द मोर्टेलिटी और डेथ रेट। ओके जी, इसी के साथ में आपके एनसीईआरटी का खत्म होता है। आई होप यू लाइक इट एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देती हूँ, दैट इज एमवीसैट। एमवीसैट मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है यार, क्योंकि देखो आपको पता है नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में आपको ज्यादातर क्वेश्चंस लिखने होते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो आप इस एग्जाम में कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो, मतलब यू आर नो वेयर। ठीक है, अपने आप को भीड़ से अलग रखने के लिए, अपने आप को भीड़ से और आगे रखने के लिए और मेहनत के साथ काम करने के लिए वेदांतु आपको एक मौका दे रहा है। आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपने पेरेंट्स की सिर पे से अपना खुद का भार हटाइए। आपके खुद का जो पढ़ाई का जो फाइनेंशियल लगता है यार, आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं। आप अपने आपके पेरेंट्स कभी आपको बताते नहीं है, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच दे वॉन्ट टू टेल बट दे आर नॉट टेलिंग यू, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई को हैम्पर नहीं करना चाहते हैं। वो उनके पास अगर पैसे नहीं भी होंगे वो कहीं से भी अरेंज करेंगे, कहीं से भी कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे कि अरे चलो ठीक है हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे बच्चे के को पढ़ाई नहीं करने देते हैं, है ना, कोई नहीं उसकी पढ़ाई रोक देते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। इफ दे वांट कि यू हैव टू स्टडी देन दे विल मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग। ओके, वो अपनी तरफ से 100% देते हैं। देन व्हाई नॉट टू पुट सम एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड। नाउ यू आर मेच्योर, ऐसा नहीं कि तुम बहुत छोटे बच्चे हो, मेच्योर हो। अब तुमको पता है कि यार मेरे को नीट की तैयारी करनी है, मेरे को जेई की तैयारी करनी है, बट मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कोचिंग, विदाउट मेंटोर्स, विदाउट टीचर्स आई कांट डू दैट। क्योंकि सेल्फ स्टडी से करते हैं, बट लोग करते हैं बट काफी मुश्किल होता है, वो जर्नी उतनी आसान नहीं रहती जितनी टीचर्स के साथ बहुत आसान बन जाती है। तो दैट इज वाई आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल लेना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा। तो अपने आप को खुद से ही तुम अपनी पढ़ाई को स्पॉन्सर क्यों नहीं कर रहे हो? वाई यू आर नॉट स्पॉन्सरिंग योर ओन करियर और योर ओन कोचिंग फीस? खुद की कोचिंग फीस खुद ही से ही क्यों नहीं मैनेज कर रहे हो, और इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो वही बात है यार, तुमको मौका मिल रहा है वेदांतु की तरफ से। वेदांतु की तरफ से तुम्हें एक ऑफलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज वेदांतु के फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं, जस्ट बाय राइटिंग वन एग्जाम, दैट इज एमवीसैट। एमवीसैट ऑफलाइन कंडक्ट किया जा रहा है, ऑनलाइन भी कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी ऑफलाइन जाकर पेपर देने के लिए। क्यों? क्योंकि यार नीट और आईआईटी का पेपर ना ऑफलाइन होता है। ठीक है, आईआईटी तो फिर भी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, बट स्टिल आपको प्रैक्टिस उसी लेवल की रखनी पड़ती है। नीट में तो पक्का ही वही प्रैक्टिस लेवल रखनी पड़ती है ऑफलाइन वाली। तो इसीलिए मैं आपको प्रमोट करती हूँ, आपको ज्यादा बोल रही हूँ कि आप फ्री मतलब आप ये ऑफलाइन में देकर आओ, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है पेपर यार। ऐसा नहीं कि तुमसे एक चवन्नी भी ली जा रही है, यहाँ पर एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कम्युनिटी बॉक्स में मिलता रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट्स के अंदर आपको मिल जाएगा एमवीसैट को रजिस्टर करने का 100% स्कॉलरशिप आपके कोर्सेज पे आपको मिल सकती है। 8वीं से 12वीं क्लास के जो भी बच्चे हैं, जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं,
हो सकता है तुम 11th में हो सकता है 12th में हो सकता है तुम ड्रॉपर बच्चे हो सकता है तुम 8 9 10th के बच्चे हो जो फाउंडेशन कोर्स में मतलब चाह रहा है कि मैं फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लूं और मैं अच्छे से करूं प्रिपरेशन। और इसी के साथ में यार ऐसा नहीं कि तुम्हें एमबीसैट लिखने के ऊपर कोई फायदे नहीं मिलेंगे, बहुत सारे फायदे हैं एमबीसैट लिखने के। अगर मान लो तुम्हारी टॉप रैंक आती है ना, तो तुमको पता है क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगी 5 दिन की फुल्ली पेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के अंदर एंट्री। मतलब तुम खुद जाकर आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो उसको, 5 दिन की पूरी फ्री, एकदम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा वो। इसी के साथ में आपको स्कॉलरशिप, अश्योर्ड स्कॉलरशिप मिलेगी 100% ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर, आराम से आप अवेल कर सकते हो उसे। ड्रोन, स्मार्ट डिवाइसेस, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। फ्री सब्सक्रिप्शन 3 महीने का वेदांतु डाउट ऐप के ऊपर मिलेगा, जहां पर आप 3 महीने के लिए जितने डाउट आपको आते हैं आप पूछ लो, जो आप हिचकिचाते हो ना क्लास में डाउट पूछने से, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। ऑल इंडिया रैंक एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलेगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में लिंक आपको दिया हुआ है। साथ ही में एमवीसैट का पेपर कब कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो ऑफलाइन टेस्ट बेटा ये 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 एंड 10 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जा रहा है, दिसंबर में 4 दिन। और ये ऑफलाइन सेंटर्स जो है वो आपके चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, पौंडीचेरी, त्रिची, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, नागपुर, औरंगाबाद, पटियाला, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, बैंगलोर एंड पुणे, ये सेंटर्स हैं। तो इन सेंटर्स में जाकर जरूर अपने आप को, इन सेंटर्स के अंदर मे भी हो सकता है आप इसी सिटी में रहते हो तो बिल्कुल भी मिस मत करना। हो सकता है कि आप में आपका सेंटर ना हो तो आपके आसपास में जो भी नियरेस्ट सेंटर है इनमें से आप उसके ऊपर जाइए और पेपर जरूर लिख कर आइए। ऑफलाइन ही लिख कर आइए, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बोलूंगी, क्योंकि वहां पर आपको प्रॉपर एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। और जब रैंक अच्छी आएगी, इतने सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो आप उन लोगों का मुंह बंद करवा सकते हो जो शायद ऐसा बोलते हैं कि अरे तुमसे ना हो पाएगा, तो उनको जवाब देने का अब असली मौका आ गया है। ठीक है, तो इससे बढ़िया आपका असली मौका कुछ नहीं होगा यार, इसका फायदा उठाओ जितना हो सकता है और एमबीसैट लिखो और जितने भी गिफ्ट्स हैं वो अच्छे से जीतो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो और अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करो कि यार मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी के साथ दिस इज मी योर बायोलॉजी एजुकेटर एकता सोनी साइनिंग ऑफ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और यस, एमबीसैट के लिए रजिस्टर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट्स में लिंक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।